ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां, मुझे पता है। मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पे फक्र, अभी ऐसा कारनामा बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा काफी है। मां मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी वो काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है। खौल रहा मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंस। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा टेंस, इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर चीज़ का। अब टेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो अक्सर हमें पता होनी चाहिए, जो कि किताबों में भी काफ़ी गलत लिखी हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता हमारा, टेंस होता क्या है? ठीक है, अब किताबों में जो आपको हिंदी मीडियम की किताबें मिलेंगी, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में लिखा होता है, तो उसमें लिखा होता है काल। ठीक है, कि टेंस एक्चुअल में क्या होता है, काल। अब कई किताबों में आपको क्या मिलेगा, टेंस और टाइम, मतलब टेंस लिख देगा और बोल देगा टेंस और टाइम सेम होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेंस और टाइम अलग अलग चीजें होती हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस की। तो एक्चुअल में एक जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि टेंस होता क्या है। तो किताबों में जो लिखी है डेफिनेशन, वो एक्चुअल में गलत है। ये काल कूल नहीं होता, ये एक वर्ब फॉर्म होती है। इट इज ए वर्ब फॉर्म which express a point in time। ठीक है, ये एक्चुअल में एक वर्ब फॉर्म होती है। टेंस क्या होती है बच्चे? एक वर्ब फॉर्म होती है जो क्या एक्सप्रेस करती है, आपका पॉइंट इन टाइम को एक्सप्रेस करती है। दूसरी चीज, जो हमारा टेंस होता है, ये फोर्थ डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसकी जो है ये फोर्थ डायमेंशन है। अब मैं आपको टेंस के बारे में, देखो रूल नियम कानून से, अगर आप एसएससी मेंस का एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि हमारा रूल से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप एसएससी मेंस में बैठने वाले हैं और आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है वो क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिना रूल्स के ही आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब समझते हैं कैसे। अब अगर हम ये फोर्थ डायमेंशन कैसे, इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, एक्चुअल में जो टाइम होता है ऑब्सोल्यूट होता है। जैसे मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया और यहां पे आपके लिए बना दी है गाड़ी। ठीक है, अब ये जो गाड़ी है, मैंने यहां से इसको स्टार्टिंग किया और स्टार्टिंग करने के बाद ये घूम करके यहां पे 2 मिनट में वापस आ गई। अब ये जो 2 मिनट इसको लगे हैं, ये इसके क्या है, इसकी ड्यूरेशन है। समझना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बिना रूल्स के होती है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हर चीज का रीजन है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में फैक्ट नहीं है किसी भी चीज में। अब इस गाड़ी को यहाँ पे घूम के आने में कितना समय लगा, 2 मिनट लगा। अब ये जो 2 मिनट लगे हैं इसको, ये इसकी ड्यूरेशन होगी। अगर मैं इसकी स्पीड, इस गाड़ी की स्पीड को क्या कर दूं, अनलिमिटेड कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो एक्चुअल में ये जो गाड़ी है ये हमें दिखनी बंद हो जाएगी, यानी दिखाई नहीं देगी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक फैन होता है, जो ऊपर पंखा होता है, अगर हम उसको धीरे 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 चलाएं तो उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं, जो उसके ब्लेड्स होते हैं, वो हमें दिखाई देंगे। लेकिन मैं उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर दूं तो जो ब्लेड्स होते हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ये आपको पहले से ही पता है। अगर हम किसी की, मतलब फैन की पंखुड़ियों को बहुत ज्यादा तेज घुमाते हैं तो वो पंखुड़ियां जो होती हैं वो बंद हो, मतलब दिखाई देना बंद हो जाती हैं। और यही काम करता है इसके ऊपर। तो यानी कि ये जो गाड़ी है ये हमें दिखाई देना बंद हो जाएगी। अब ये जो ये इसके इर्द गिर्द जो चक्कर है, इसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चे, टाइमलाइन। ठीक है, हर चीज को कॉन्सेप्चुअल समझना है। ये वो चीजें हैं जो आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन पढ़ाना यही था। ठीक है, पढ़ना आपको यही है। अब ये जो इसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो मैंने चक्कर बनाया, ये एक्चुअल में क्या है, इसका टाइमलाइन है। अब ये जो टाइमलाइन होती है ऑब्सोल्यूट होती है।
ये दिखाई नहीं देती। मैंने क्या कहा, जब अनलिमिटेड स्पीड पे कोई चीज चलती है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगी। जैसे कि पंखे की स्पीड को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो पंखुड़ियां गायब हो जाती हैं, तो हमें टाइमलाइन क्या नहीं होती, दिखाई नहीं देती। यहां पे एक बात और क्लियर करनी जरूरी है कि जो हम वर्ब फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं, तो जो ये वर्ब फॉर्म होती है टेंस की, ये कितने टाइप की होती है। किताबों में फिर से ये बात लिखी हुई है कि वर्ब फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। वो भी वहां पे एक्चुअल में अधूरी नॉलेज है। वर्ब की सिर्फ दो ही फॉर्म है, एक तो होती है बेस फॉर्म और दूसरी होती है डिराइव्ड फॉर्म। बेस फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें से बाकी सभी वर्ब की फॉर्म निकलती हैं। इनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। अब जो हमारा टेंस है, टेंस में अगर हम बात करें तो इस टेंस की जो वर्ब फॉर्म है, ठीक है, और इस वर्ब फॉर्म की कुछ स्टेट्स हैं, और वो जो स्टेट्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, वही हमारी स्टेट्स क्या कहलाती है, इंडेफिनिट स्टेट, कॉन्टिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, कि हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर सूरज का उगना या फिर हमारी जो हैबिट्स होती हैं उनको ही क्यों डालते हैं। सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कोई भी चीज, मैं आपको हर चीज का रीजन देके पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किताबों में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में प्रेजेंट इंडेफिनिट बना ही कैसे है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना। जो हमारी स्टेट है, ये है हमारी पहली स्टेट होगी इंडेफिनिट स्टेट, सेकेंड स्टेट हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस स्टेट, थर्ड स्टेट होगी हमारी परफेक्ट स्टेट, और जो हमारे फोर्थ नंबर पे स्टेट आएगी वो हो गई बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। ये हमारी स्टेट हो गई चार। अब इन चारों स्टेट्स के अंदर, स्टेट मींस क्या होती है, सिचुएशन, किसी की स्थिति, और ये जो चारों स्टेट हो गई इनके अंदर हमारी टाइमलाइन है। क्योंकि टाइमलाइन मैंने क्या कहा, ये ऑब्सोल्यूट है, ये हर जगह व्याप्त है, ये इतनी स्पीड में है कि हमें दिखाई नहीं देती। अब ये हो गई इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। इन सभी स्टेट के अंदर हमारी क्या है, टाइमलाइन इंक्लूडेड है। होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं यहां पे, देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझना। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं सूरज का। अगर सूरज इस वक्त, मान लो इस वक्त क्या टाइम हुआ है, इस टाइम हुआ होगा 1 या 2 बजे होंगे, तो इस वक्त जो हमारा सूरज है ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, अभी चलने लग रहा है, चलने लग रहा है, शाम को ये गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगले दिन फिर से आएगा। इस वक्त जो सूरज की स्टेट है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है तो मैं यहां पे आऊंगा, ध्यान से समझना बच्चे, यानी कि डायग्राम कुछ ऐसा होगा, आधा तो काम कंप्लीट हो चुका है और आधा काम क्या है बच्चे, बचा हुआ है। यानी 80% हो सकता है या 50% हो सकता है, कुछ भी। डायग्राम को अच्छे से समझ लेना बच्चे, आधा काम तो इसका कंप्लीट हो चुका है और आधा काम क्या है, बचा हुआ है। तो इस टाइप की स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूअस स्टेट। और ये कैसी स्टेट होती है, एक्सप्रेस करती है टेम्पररी एक्शन को। कोई काम आपका, देखो इसमें ना कोई रूल नियम कानून नहीं है, कहीं आप रूल नियम कानून रट के बैठ जाओ, ये दिखेगा तो ये कर देंगे, एवरीडे दिखेगा। मैं हर रूल बनाना सिखा दूंगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो याद रखना, रूल फॉलो करने वाले मत बनो, रूल क्रिएट करने वाले बनो। तो वही चीज हम यहीं पे सीखेंगे। तो बच्चे अगर कॉन्टिन्यूअस स्टेट होगा तो आपका डायग्राम कैसा होगा, आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, और इसके अंदर क्या क्वालिटी होगी, टेम्पररी एक्शन होगा। अब अगली बात क्या समझते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट मींस होता है क्या, परफेक्ट मींस होता है 100%। कोई भी चीज जो 100% होगी वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये बंदा एकदम परफेक्ट है इस जॉब के लिए, परफेक्ट मींस 100% एक्यूरेट है, ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट वो स्टेट होती है जब कोई भी चीज 100% तक पहुंच जाती है। अब समझना, अभी हम सूरज का जिक्र कर रहे थे, तो सूरज अभी कॉन्टिन्यूअस है, अब शाम को क्या हो जाएगा, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ध्यान से समझना, यानी उसने अपना क्या कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया है। अगर वो कंप्लीट कर चुका है तो जो सूरज की स्टेट है वो कौन सी स्टेट में आ चुकी है, वो बच्चे आ चुकी है परफेक्ट स्टेट में। यानी कि जो परफेक्ट स्टेट होता है ये एक्सप्रेस करता है जब भी आपका कोई काम 100% डन हो जाए, किसी काम का रिजल्ट आ जाए।
अगर आपने कोई काम किया और उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, रिजल्ट हो जाए, या आपको किसी भी चीज का रिप्लाई मिल जाए, तो वो क्या होगा? आपका परफेक्ट स्टेट होगा। इस डायग्राम, ये देखो टेंस का निचोड़ है, ठीक है, इस तरीके से आपको कहीं पे कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चे। अगर तुम्हें सच में, क्योंकि देखो एक चीज समझना, आपको टीचर नर्सरी से, यूकेजी से, या जहां से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आपको पहला चैप्टर टेंस ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक्चुअल में टेंस का पता ही नहीं होता, ठीक है, कि टेंस होता क्या है। रट्टा मार रहे हैं हर साल 1-2 साल लगातार टेंस चला हुआ छठी से, लेकिन आज तक किसी बच्चे को टेंस नहीं आया। वोकैबुलरी हम रट मार देते हैं। वोकैबुलरी का भी हमारा अलग से सेशन और ऑनलाइन कोर्स चला हुआ है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो जरूर मैं अपलोड करूंगा, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो एक्चुअल में है ना, आपको इस तरीके से सीखना था टेंस। अब ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस स्टेट, ये स्टेट आ गई। परफेक्ट में क्या होगा? जब आपका रिजल्ट आ चुका हो, कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, और डायग्राम कैसा बनेगा? ये वाला डायग्राम, यानी कि आप इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस स्टेट के अंदर है। बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं एक और बात की ओर। देखो हमारा स्टेट, हमारा जो माइंड है, ये भी एक स्टेट है। कौन सी स्टेट में हमारा माइंड क्या काम कर रहा है? आई एम हैप्पी, ये भी हमारी स्टेट है, स्टैटिक वर्ब इज, ठीक है, या एम। तो अब एक चीज समझना, अभी जो सूरज का था, जैसे ही वो कॉन्टिन्यूस में था तो हमने डाल दिया किस स्टेट में? कॉन्टिन्यूस स्टेट में। उसके बाद जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट किया तो हमने कौन सी स्टेट में डाल दिया? परफेक्ट स्टेट में। अब क्या सूरज डूबना और उगना रोक देगा? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। अब देखो, आज सूरज उगा, गायब हो गया, अगले दिन फिर से सूरज उगा, फिर गायब होगा। क्या ये कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब हमारे माइंड में एक चीज आती है, वो क्या? सर इसके अंदर तो कॉन्टिन्यूस भी है, ये तो कॉन्टिन्यूस स्टेट में भी रहता है, सूरज तो कॉन्टिन्यूस स्टेट में भी रहता है। अभी जैसे उगा हुआ है, अपना काम कंप्लीट करेगा शाम को, और सर इसके अंदर तो परफेक्ट वाली भी क्वालिटी है, इसके अंदर दोनों क्वालिटी हैं। अब जो हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कंफ्यूजन है कि इसको मैं कॉन्टिन्यूस में रखूं या इसको परफेक्ट में रखूं। तब जो स्टेट रिप्रेजेंट होगी वो हमारा माइंड की स्टेट होगी, और जो हमारा माइंड कहेगा वो कहेगा हम तो इस स्टेट में अनिश्चित हो गए कि हमें नहीं पता कि अभी तो सूरज उग रहा है, हम इसको कॉन्टिन्यूस रखेंगे, शाम को वो डूब रहा है, परफेक्ट रखेंगे, अगले दिन फिर से उग गया। अब क्या करें? यानी ये तो बार बार रिपीट होने लग रहा है। यानी कि हमारा जो माइंड की स्टेट है वो कैसी स्टेट है? इनडेफिनिट स्टेट है। तो याद रखना बच्चे, हम इनडेफिनिट चीजों को, मैं रीजन बताऊंगा कि हम इनडेफिनिट के अंदर हर चीज को क्यों रखते हैं, हैबिट को क्यों रखते हैं, जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं इनको हम इनडेफिनिट में क्यों रखते हैं, इसका रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो इसका डायग्राम कैसा है। आज सूरज उगा, फिर गायब हो गया, अगले दिन फिर उगा, फिर गायब हो गया, अगले दिन फिर उगा, फिर गायब हो गया, और ऐसे करते करते ये अनलिमिटेड तक चलता रहेगा। क्या कभी सूरज रुकेगा? नहीं रुकेगा। जब हमारे माइंड की स्टेट इनडेफिनेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी हम डिसाइड ना कर पाए कि ये परफेक्ट में आएगा या कॉन्टिन्यूस में आएगा। एक चीज समझना, हम इसको कॉन्टिन्यूस मान सकते हैं क्योंकि इस वक्त सूरज कॉन्टिन्यूस में है, लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन क्या सूरज टेम्पररी है? नहीं है। अब ये परफेक्ट स्टेट है। परफेक्ट स्टेट में क्या होता है? जब आपका काम खत्म हो चुका हो। लेकिन क्या सूरज का कभी काम खत्म होगा? नहीं होगा। अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों क्वालिटी हैं, इसके बावजूद भी हम ना तो उसको कॉन्टिन्यूस बोल सकते ना उसको परफेक्ट बोल सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की क्या क्वालिटी है? उसके अंदर टेम्पररी रिएक्शन आते हैं, और परफेक्ट की क्या क्वालिटी है? जब कोई काम खत्म हो जाता है तब कहीं जाके हम उसको परफेक्ट मानते हैं। लेकिन जो सूरज का उगना या छिपना है ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। अब इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट स्टेट। और इस वजह से हमारा जो इंडेफिनिट का डायग्राम है वो इस तरीके से बना। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर समझना क्या क्या ऑप्शन है, इसके क्लू हैं। काम क्या होता है? रिपीट होता है। सूरज उगता है, छिपता है, रिपीट होता है। और बच्चे इसमें क्या होती है? क्वालिटी परमानेंट की क्वालिटी होती है। ठीक है, ये दोनों क्वालिटी हैं। अब हमारे माइंड में एक और चीज आई, सर अगर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट वाली क्वालिटी है तो हम इसको इसमें क्यों नहीं डाल सकते? इसका भी रीजन है बच्चे, मैं भी समझाऊंगा, वो समझना ऐसे। अब कई काम ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे हम एसएससी की ही ये कोचिंग चल रही है और मैं आपको बता देता हूं, आपने प्री एग्जाम क्रैक कर दिया, उसके बाद आप मेंस में बैठे, मेंस के एग्जाम को भी आपने क्रैक कर लिया, अभी इंटरव्यू बाकी है, या टायर 3 के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अभी बाकी है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने 3 एग्जाम क्रैक कर दिए, यानी आधा काम तो आपका
कंप्लीट हो गया, 100% हो गया, आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। इस काम का तो रिजल्ट आ चुका है कि भाई आपने प्री क्लियर कर दिया, मेंस क्लियर कर दिया, टायर 3 रिटर्न क्लियर कर दिया, और उसके बाद आपका इंटरव्यू बचा हुआ है। यानी ये काम कंप्लीट है, इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इस परफेक्ट में और इस कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? इसमें बच्चे रिजल्ट नहीं आता और इस परफेक्ट में रिजल्ट आ चुका होता है। यानी आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं और जो वो इंटरव्यू का काम है वो अभी बचा हुआ है, यानी वो काम बचा हुआ है। इसके अंदर देखो क्या डायग्राम बनेगा, आधा तो रिजल्ट आ चुका है और आधा बच्चे बचा हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से समझना, इसको आप नोट डाउन कर लेना बच्चे। ये टेंस की ऐसी मतलब हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपको मेंस में काम आएगी। जब आप एसएससी का या अच्छे लेवल के एग्जाम देंगे तो उसमें आपको इस तरीके से टेंस पढ़ना होगा। अगर आप टेंस को ऐसे पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट के साथ हैबिचुअल एक्शन ये वो, तो बच्चे वो एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल सही लाइन नहीं है। आपको सही टीचर की आवश्यकता है, सही गाइड की आवश्यकता है जो आपको ये बता सके कि एक्चुअल में इस तरीके से हमें एग्जाम क्लियर करना होगा। और एग्जाम क्लियर करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखें, एग्जाम कभी भी आसान नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है मेहनत और काबिलियत के थ्रू। ठीक है, तो अभी एक बार हमने ये बेसिक सा सीखा है और ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई, इसको मैं रब कर देता हूं। एक बार आप स्नैप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे समझना, अब एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम याद कर मतलब लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। हमने स्टेट की बात की थी, एक तो हमारी स्टेट है बच्चे इनडेफिनिट स्टेट। डायग्राम कैसा था? ऐसा था। ठीक है, और इस डायग्राम में हमने क्या सीखा इनडेफिनिट स्टेट में कि आपका काम क्या होगा, रिपीट होगा और क्या होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, दूसरी जो हमने स्टेट डिस्कस की थी वो थी बच्चे कॉन्टिन्यूअस स्टेट। और जो आपकी कॉन्टिन्यूअस स्टेट होगी इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। और इसमें हमारे कैसे एक्शन होंगे बच्चे, टेम्पररी एक्शन होंगे। ठीक है, और जो हमारी तीसरी स्टेट होती है बच्चे वो कौन सी स्टेट होती है, वो होती है बच्चे हमारी परफेक्ट स्टेट। और जो हमारी परफेक्ट स्टेट है उसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि जब आपको क्या मिल जाए, किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, रिजल्ट आ जाए, ठीक है, किसी चीज का रिप्लाई मिल जाए या कोई काम क्या हो जाए 100% डन हो जाए। इसके बाद हमारा एक चौथी स्टेट आती है, वो आती है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्टेट। और जो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्टेट है इसमें हमने क्या किया था, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, यानी आधा काम आपका क्या हो चुका है, डन हो चुका है, टेम्पररी है। ये तो आपका क्या होगा, ये तो एक्चुअल में आपका कंप्लीट है और कुछ क्या बचा हुआ है, टेम्पररी बचा हुआ है। और इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में, देखो आगे चल के हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, स्टार्टिंग में आपको थोड़े से क्लू दे देता हूं। जो हमारी इंडेफिनिट की स्टेट के लिए वर्ब इस्तेमाल होती हैं, अगर आपकी सिंगुलर होगी तो उसके साथ एस या ईएस लगा देना, अगर वो प्लूरल हुई तो एस या ईएस हटा देना। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको इस्तेमाल करनी होती है आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट के लिए आपके पास होता है हैज या हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या लिखना पड़ता है, हैज या हैव के साथ बीन। बच्चे हर चीज को समझना, ठीक है। मेहनत सच में आपको सफलता दिला सकती है, बस आप मेहनत से पीछे मत हटना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आसान चीजें करने से सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा ना, सिलेक्शन रेट मैं आपको बता देता हूँ 0.11% ही होता है। 100 में से तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, यानी लाख में से एक बच्चा जो होता है वो सिलेक्शन लेता है, ठीक है। और वो कैसे लेता है, क्योंकि उसका जो पढ़ने का तरीका होता है उसका अलग होता है औरों से। भीड़ में चलने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन लेने के लिए औरों से अलग चलना पड़ता है, और ये वही चीज है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं ये चीज। देखो कैसे इसको मैं
विदाउट रूल्स समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये हो गई हमारी टाइमलाइन, ठीक है, और इस टाइमलाइन के अंदर मान लो मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है 9:05 पर, ठीक है, और ये देखो कैसे कैसे हम टेंस को स्टार्ट करेंगे। अब समझना यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं 9:05 पे, या मतलब 9 बजे हमें कोचिंग संस्थान में पहुंचना होता है। अब मैं यहां से निकला 8:55 पर, और 8:55 पर जो मेरे दूसरे पार्टनर हैं उन्होंने फ़ोन किया कि सर अभी तक आप आए नहीं। मैंने कहा भाई मैं चल रहा हूं अपने घर से, इस वक्त मैं कौन सी स्टेट में हूं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कहेंगे सर अभी आप अगर घर से चल रहे हैं तो इस वक्त आप कॉन्टिन्यूअस स्टेट में, या आप बाइक चला रहे होंगे, कार चला रहे होंगे, यानी आप कौन सी स्टेट में, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। यानी अगर मैं इस स्टेट में हूं तो जो मेरा टेंस होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। समझना बच्चे, हर चीज का क्लू है आईएनजी, ठीक है। यानी कि जो मेरा काम चल रहा होगा, मान लो मैंने यहां से ड्राइविंग की, यहां पे इंस्टीट्यूट है, मुझे पहुंचना है, अभी तक मैंने कितना सफर तय कर दिया है, मैंने 30% सफर तय कर दिया है। मेरा जो काम है वो क्या है, अभी चल रहा है, इस वक्त कॉन्टिन्यूअस है, और वो थोड़े समय के बाद रुक जाएगा। तो जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, यानी 8:55 पे जो मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आई एम कमिंग सर, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला। अब देखो मैं 9 बजे यहां पे पहुंच चुका हूं, ठीक है, मान लो यहां पे 9 बज गए, और 9 बजने के बाद मेरे जो फ्रेंड है उसने कहा भाई कहां पे है तू अभी तक पहुंचा नहीं। अब देखो मैंने ये जो काम है पहुंचने का, ये काम पूरा कर चुका हूं। अगर मैं कोई काम कंप्लीट कर चुका हूं और वो काम रुक चुका है, अब मैं कौन सी स्टेट में जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा परफेक्ट स्टेट में। जैसे मैं परफेक्ट स्टेट में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव, इसको 1 मिनट ऐसे लिख देता हूं, इसमें नहीं आ रहा होगा तो। 8:55 पे मैंने क्या कहा, यानी मैं भी काम कर रहा हूं तो आई एम कमिंग सर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मान लो यहां पे आपका 9 बज गए, 9 बजते ही मैंने फिर क्या किया कि मैं पहुंच चुका हूं। मेरा जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूं, यानी मैंने काम डन कर लिया है और अभी मैं काम रुक चुका हूं। अब मेरा एक नया काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैं क्लास में एंट्री करता हूं, क्लास में एंट्री करते मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। अब मैंने एक नया काम शुरू किया, वो क्या, पढ़ाना। अब मैं कौन सी स्टेट में हूं, मैं हूं कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। बच्चे इंग्लिश को है ना कॉन्सेप्ट से समझना, विदाउट रूल सही है। अब अगर मैं कॉन्टिन्यूअस स्टेट में हूं, यानी मेरा पढ़ाने का काम चल रहा है। जैसे इस वक्त क्या चल रहा है, मैं पढ़ाने लग रहा हूं, और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, मैं पढ़ाना अभी जैसे क्लास ओवर हो जाएगी। तो इस वक्त जैसे मैं क्लास में एंट्री करता हूं तो कौन सी स्टेट में आया, मैं अपनी कॉन्टिन्यूअस स्टेट में आया। और फिर मैंने क्या कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मान लो इस वक्त मेरे पास किसी का कॉल आया कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैं कौन सी स्टेट में हूं, मैं कॉन्टिन्यूअस स्टेट में हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब जैसे ही मान लो 9 बजे से लेकर के मैं अपना पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और अपना 2 बजे मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर लिया। अब 2 बजे ऑफ करने के साथ ही मेरे पास कॉल आया। देखो समझना, 2 बजे मैं ये पढ़ाने का काम कंप्लीट कर चुका हूं। इस दौरान किसी का भी कॉल आता है, कोई भी मैसेज आता है कि क्या कर रहे हो, तो उस टाइम मैं कौन सी स्टेट में रहूंगा, मैं कॉन्टिन्यूअस स्टेट में रहूंगा। और अगर मैं कॉन्टिन्यूअस स्टेट में रहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इस वक्त मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही 2 बजे, तो 2 बजते ही मैं कौन सी स्टेट में आ गया, ये पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया। और किसी ने फोन किया, सर क्लास ओवर हो गई, मैं क्या कहूंगा, या आई हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। कभी भी इंग्लिश को या टेंस को कभी भी था है, थे हैं, थी है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस तरीके से कभी भी याद मत करना, जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। अब यहां पे एक चीज समझना, जैसे ही रिजल्ट आ गया, अब मैं अपना घर के लिए निकल पड़ा। अब जैसे मैं घर के लिए जा रहा हूं तो उस वक्त जैसे मम्मी का फोन आ गया, उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ पे पहुंचा, मैं कौन सी स्टेट में हूँ, मैं फिर से कॉन्टिन्यूअस स्टेट में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ या उस टाइम मैं अपना कार में हूँ, बाइक पे हूँ, यानी मैं कौन सी स्टेट में हूँ, कॉन्टिन्यूअस। मैं क्या कहूँगा घर पे, ये होगी कॉन्टिन्यूअस स्टेट, आई एम कमिंग होम, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे जैसे मैं घर पहुंचा तो वो हो गया, काम कंप्लीट हो गया, मैं परफेक्ट स्टेट में आ गया। अब परफेक्ट स्टेट में जाने के बाद फिर मैंने खाना शुरू कर दिया, मतलब परफेक्ट में आ गया, तो घर पहुंचते मैं क्या बोलूं, आई हैव रीच्ड होम। अब जैसे मैंने खाना शुरू कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस एक और स्टेट बन गई, वो क्या होगी, आई एम ईटिंग लंच,
ठीक है। अब समझना आगे, आई हैव ईटन लंच, काम कंप्लीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म में जा रहा है, जैसे ही परफेक्ट हो रहा तो हैज या हैव के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। अब देखो आगे समझना, अब क्या हुआ, मान लो 8 बजे हुए हैं, ठीक है, और किसी ने 8 बजे मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, ठीक है। समझना एक चीज, 8 बजे इस वक्त ना तो मैं पढ़ा रहा, ना तो मैं टीचिंग कर रहा, और ना ही मैं टीवी देख रहा, या ना ही मैं कोई काम कर रहा, मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ मैं कौन से स्टेट में जाऊंगा, ना तो मैं ये कर रहा ना ही मैं ये कर रहा, अब मैं स्टेट में जाऊंगा इंडेफिनिट स्टेट में। देखो कैसे समझना, अब मैं उससे क्या कहूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये क्या हो गया, जैसे कि आज मैंने इंग्लिश पढ़ाई, कल फिर से इंग्लिश पढ़ाई, अगले दिन फिर से इंग्लिश पढ़ाई, फिर से इंग्लिश, फिर से इंग्लिश, फिर से इंग्लिश, यानी ये मेरी कैसी स्टेट है, मैं काम को बार बार रिपीट करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और ये क्या हो गया, बार बार रिपीट होने का एक्शन। अगर इस स्टेट में मैं इस बात को बोल रहा हूं तो मैं कौन से टेंस में रखूंगा, मैं इंडेफिनिट टेंस में रखूंगा, और मैं क्या बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की तो, ठीक है। अगर आप मतलब बेसिक सीख के जाओगे और जा रहे हो आप अच्छे लेवल का एग्जाम देने, तो बेसिक एग्जाम में कभी भी नहीं आता, वो आपको आपके मतलब कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, हर चीज़ को सीखता है, मतलब जानना चाहता है कि आपके अंदर समझ कितनी है, कि आप रूल रट्टा वाले तोते तो नहीं है जो अपना रट्टा मार के आ जाते हैं। अब एक चीज़ और समझना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना शुरू करूँगा। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब यहां पे जो मैंने लिखा इट इज रेनिंग, इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी इस वक्त बारिश चल रही होगी, ये हो गया आपका टेम्पररी एक्शन। अब मैंने इसके साथ एक क्लू जोड़ दिया। देखो एग्जाम में आपको क्लू जरूर मिलेगा, बिना क्लू के आपको वहां पे मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें क्लू नहीं होगा। अब मैंने क्या लिखा, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश चल रही है, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर मॉर्निंग प्रेजेंट होता यानी इस वक्त होता, तो क्या मुझे ये बात बोलनी जरूरी होती है अगर मॉर्निंग होती तो? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे ये बात बोलने की जरूरत है? नहीं है। यानी अगर मैं ये टाइम बोल रहा हूं मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट या जो भी है, यानी या तो वो जो टाइम है या तो वो इस स्टेट से पहले वाला है टाइम, या इस स्टेट से बाद वाला टाइम है। समझ में आ रही है बात? अब एक और चीज समझना, यहीं से अगर मैं ये बात बोल रहा हूं इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे एक सिंस प्रेपोजिशन है। समझना एक चीज, सिंस प्रेपोजिशन भी होती है, कंजंक्शन भी होती है। जब ये प्रेपोजिशन होती है तो ये टाइम को रिलेट करती है। सिंस एक प्रेपोजिशन होती है, और जब ये बच्चे प्रेपोजिशन होती है तो किसको एक्सप्रेस करती है? टाइम को रिलेट करती है। और ये टाइम को कैसे रिलेट करती है? ये पास्ट के टाइम को रिलेट करती है प्रेजेंट से। यानी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यानी आप पास्ट के टाइम को उठाओगे, प्रेजेंट तक लेके आओगे और आगे भी थोड़ी देर तक उस काम को चलाओगे, ठीक है। ये ऐसी प्रेपोजिशन है, और सिंस यहां पे प्रेपोजिशन का काम कर रही है। दूसरी चीज, सिंस क्या काम करती है? सिंस आपका कंजंक्शन भी होती है, और जब सिंस कंजंक्शन होती है तो इसका मीनिंग होता है बच्चे बिकॉज, ठीक है। ये कारण को रेफर करती है। अब यहां पे तो कंजंक्शन है नहीं, ये ना तो यहां पे उसने किसी क्लोज को जोड़ना है, किसी चीज को जोड़ना है, यहां पे तो ये प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन तो टाइम को रिलेट कर रही है, और कौन से टाइम को रिलेट कर रही है? ये पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से रिलेट कर रही है। यानी ये बता रही है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी उसका आधा रिजल्ट आ चुका है, और अभी भी थोड़ा थोड़ा क्या है, चल रहा है, और थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब समझना, मान लो इस वक्त मैं मान लेता हूं इस वक्त है इवनिंग है, ठीक है। अब अगर इस वक्त इवनिंग है और सुबह से बारिश चल रही है, यानी कि बारिश ने अपना आधा काम तो कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और अभी थोड़ी समय के बाद और रुक जाएगी। ये आधा टेम्पररी है
ये आधा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम न्यूज चैनल में देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, 2 mm बारिश हो चुकी है और आगे भी होने के आसार हैं और भी ज्यादा, यानी वो रिजल्ट दे देते हैं। अगर वो रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने इज लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है। अब इस क्लू से हमें पता चल गया कि आधा काम कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो इट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। और फिर मैंने एक बात क्या की, आधा काम कॉन्टिन्यूस है तो हैज के साथ क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस कौन सी होती है, बी। और बी की हमें यहाँ पे एज हैव के बाद कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ती है, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। इसलिए बी की फॉर्म कौन सी आई, बीन आई। जो बीन होती है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, बी की ये सारी फॉर्म होती हैं, इज एम आर, वाज वर, बीइंग और बीन। ये जो बीन है यही इसकी क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म मानी जाती है, जो आप इसमें यहां पे इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी हम समझते हैं, उनको देखते हैं। आपको एग्जाम में क्लू जरूर मिलेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे समझना, फर्स्ट सेंटेंस, द सन is rising in the east. They are going for a walk every day. Third, they are teaching us since Monday. We are going to Shimla every summer. The water is boiling at 100 degrees centigrade. I am waiting for the bus. I am waiting for the bus since, for, ऐसे लिख लो, I am waiting for the bus for 2 hours. Mohan always work hard. अब देखो समझना यहाँ से, अभी तो मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहा हूँ। जैसे जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट या डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया तो बिल्कुल आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखो कैसे, फिर से डायग्राम थोड़ा सा बनवा के बता देता हूँ, फिर से याद कर लेते हैं। इंडेफिनिट स्टेट में क्या था, चक्कर थे। अच्छा, कॉन्टिन्यूस स्टेट में क्या था, आधा काम हो चुका है आधा बाकी है, टेम्पररी। परमानेंट, रिपीट। अच्छा, परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में आपका क्या है, रिजल्ट आ जाए, आंसर मिल जाए, डायग्राम कुछ ऐसा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डायग्राम है, आधा काम हो चुका है आधा बाकी है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से हमें क्लियर हो गया। अब देखो समझना, जो सूरज है अगर ये इतना लिखा होता तो बिल्कुल सही था, द सन इज राइजिंग। मान लो हमारे सामने ही सन क्या कर रहा है, वो अपना
उगने लग रहा है, तो यहां तक सही था, लेकिन आगे मैं लिख दिया इन द ईस्ट। ये तो वो हो गया ना, फैक्ट बन गई बात। अगर ये फैक्ट बन गई बात तो ये परमानेंट सी बात है, इसमें तो कोई मतलब जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ये परमानेंट सी बात है तो फिर से क्ल्यू क्या आया, परमानेंट वाली क्वालिटी है। अगर ये परमानेंट वाली क्वालिटी है और बार बार रिपीट होने वाली क्वालिटी है तो हम इसको कौन से टेंस में रखेंगे, हम रखेंगे इसको इंडेफिनेट टेंस में। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लू दे रहा हूँ एवरीडे, तो एवरीडे क्या क्लू है, बार बार रिपीट होना। अगर बार बार रिपीट होने वाला है तो हमारे माइंड पे कौन सी स्टेट गई, हमारे माइंड पे गई इंडेफिनेट स्टेट। अगर ये इंडेफिनेट स्टेट है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो गलत है। टाइम डिसाइड द टेंस, एक चीज हमेशा याद रखना, टाइम जो है ये टाइम है और ये टेंस है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता देता हूं, कई किताबों में आपको क्या मिलेगा, टाइम और टेंस सेम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में टाइम कुछ हो रहा है और टेंस कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये टेंस है और ये टाइम है। और ये एक चीज हमेशा अपना नोट डाउन कर लेना कि जो टाइम होता है यही डिसाइड करता है टेंस के बारे में। टाइम डिसाइड द टेंस। अब देखो एवरीडे के अकॉर्डिंग हम क्या समझ रहे हैं कि ये काम बार बार रिपीट होने वाला होगा। अगर ये बार बार काम रिपीट हो रहा है तो हम इसको कौन सी स्टेट में रखेंगे, हम इसको इंडेफिनिट स्टेट में रखेंगे। और हमें क्या लिखना होगा, दे गो फॉर ए वॉक एवरी डे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, दे आर टीचिंग अस सिंस मंडे, यानी मंडे से मान लो अपना कोचिंग संस्थान खुला है और वो पढ़ाना शुरू कर गए। अगर ये मंडे से चल रहा है तो यहाँ पे क्या काम चल रहा होगा, अभी भी पढ़ा रहे होंगे, यानी कि आधा काम तो डन हो चुका और अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव बीन टीचिंग अस सिंस मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर मैं इतना लिख देता दे आर टीचिंग अस तो ये सही हो सकता था, लेकिन आगे मैंने क्लू लिख दिया है और क्लू लिखते ही हमें एक टेंस क्रिएट कर दिया है। ये आपका क्या हो गया, टाइम होगा। इस टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, एक टेंस लिख दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, वी आर गोइंग टू शिमला एवरी समर। अब देखो एक चीज समझना, मान लो आपने 2013 में घूमने गए, फिर 2014 में गए, फिर 2015 में, यानी एक साल का गैप है। अगर एक साल का गैप है तो मुझे एक चीज बताओ, इस साल अगले साल अगले साल डायग्राम कैसा बन रहा है, डायग्राम हमारा इंडेफिनिट बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मतलब जो वो है गैप है वो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन गैप लंबा होने के बावजूद भी डायग्राम जैसा है वो कौन सी स्टेट का है, वो इंडेफिनिट स्टेट का है। अगर ये इंडेफिनिट स्टेट का डायग्राम है तो ये कौन सी स्टेट में आएगा, इंडेफिनिट में। दे या वी गो टू शिमला एवरी समर। अब देखो नेक्स्ट है, द वाटर इज बॉइलिंग। अगर ये इतना लिखा होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन आगे मैंने लिखा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखने से मैंने इसको क्या बना दिया, एक साइंटिफिक फैक्ट बना दिया। और आपको पता है जो फैक्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जैसे ये परमानेंट फैक्ट की बात कर रहा है तो कौन सी स्टेट में जाएगा, ये जाएगा इंडेफिनिट स्टेट में। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको क्लू मिला हुआ हो तभी आप इस चीज को स्टॉप करोगे, अदरवाइज आपके लिए सारे डायमेंशन ओपन है। ठीक है, आप किसी भी टेंस को इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई भी क्लू ना दिया हो। जैसे अगर मैं इसी को लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये ऊपर वाले आपने नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। यहां पे मैं समझा देता हूं एक दो सेंटेंस। अगर मैं लिखूं द वाटर इज बॉइलिंग, वाटर इज बॉइलिंग, तो बच्चे ये भी सही है। अगर मैंने लिखा द वाटर हैज बॉइल्ड, तो बच्चे ये भी सही है। ठीक है, फिर मैंने एक तीसरा लिखा द वाटर वर बॉइलिंग, तो बच्चे ये भी सही है। ये सारे डायमेंशन ओपन हो जाएंगे अगर आप कोई क्लू नहीं लिखते। लेकिन जैसे ही आपने अगर कोई क्लू लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आपने क्लू लिख दिया तो यहां से एक बात क्लियर होगी, हमने उसको क्या बना दिया, एक फैक्ट बना दिया, एक परमानेंट चीज बना दी। अगर हमने उसको एक परमानेंट चीज बना दी है तो फिर हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इंडेफिनिट स्टेट में लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, यहाँ पे हमने कोई क्लू नहीं दे रखा तो आपको सारे ऑप्शन खुल गए। अब देखो इस चीज को किताबों में कैसे मिलता है, इनको रूल में बता देते हैं। ये रूल है और ये एक्सेप्शन है। बच्चे एक्सेप्शन, और कोई रूल ही नहीं है इंग्लिश में तो एक्सेप्शन का आएगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द बस, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई क्लू है ही नहीं, मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन आगे मैंने क्या लिख दिया, आई एम वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। और ये जो फॉर 2 आवर्स है, एक चीज समझना, फॉर प्रेपोजिशन भी होती है, फॉर कंजंक्शन भी होती है। जब फॉर कंजंक्शन होती है तो इसका जो मीनिंग होता है बट, लेकिन यहाँ पे ये क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन है। और जैसे ये प्रेपोजिशन है तो ये क्या बताती है, ड्यूरेशन बताती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो सिंस और फॉर में जिन बच्चों को भी
डिफरेंस करना नहीं आता, उनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सिंस और फॉर कैसे काम करता है, इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म चलती है, और ये जो टर्म है ये आपको इंग्लिश की किताब में कहीं पे नहीं मिलेगी। और सिंस और फॉर किसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं? मैथमेटिक्स ग्राफ के थ्रू डिस्कस करते हैं, आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे हमें पता चल गया कि फॉर 2 आवर्स है, यानी उसने 2 घंटे तो हो चुके हैं, 2 घंटे को तो उसने वेट कर लिया, ये तो हो गया आपका रिजल्ट। लेकिन वेट अभी भी चल रहा है, यानी थोड़े समय के लिए और वेट करेगा। डायग्राम कैसा बना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना तो यहां पे क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट समझते हैं, मोहन ऑलवेज वर्क्स हार्ड। ऑलवेज से पता चल रहा है ये अपना डेली का है, हमेशा मेहनत करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ऑलवेज आप कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हो। अगर आप ये उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज समवन देन यू विल यूज ऑलवेज ऑल्सो, ठीक है। तो इनका आप ऑलवेज का तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्टिन्यूस में, वो इसके आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब देखो किताबों में आपको क्या मिलेगा बच्चे, किताबों में आपको मिलेगा रूल, नियम, कानून, उसको अब हमें तोड़ना होगा, ठीक है, यानी खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। आपको इंग्लिश सीखने के लिए रूल की नहीं कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आपने दुनिया भर के रूल रटे हैं, समझना। अब यहाँ पे आपको किताबों में मिलेगा कि यूनिवर्सल फैक्ट के साथ या यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, ट्रूथ हो गए, ठीक है। तीसरा क्या लिख दिया? हैबिट्स। चौथा क्या लिख दिया? शेड्यूल्ड एक्शन। एक और आपने लिख दिया फैक्ट बन गए, या साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंस के फैक्ट होते हैं, ठीक है। हैबिट्स हो गई, और जितने भी आपके हैं इनके साथ आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो आपको इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट है, परमानेंट रहेंगे, डायग्राम ये बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, डायग्राम ये बनेगा। बार बार है, 100% है। अगर मैं आपसे कहूं कि कौवा प्यासा था तो वो आज भी प्यासा है, आगे भी प्यासा रहेगा। जितने भी आपकी प्रोवर्ब हैं यहाँ पे लिख सकते हो, प्रोवर्ब्स, ठीक है। हैबिट्स हैं, बार बार फिर से डायग्राम यही बनेगा, आपका बार बार रिपीट होगा हैबिट्स। शेड्यूल्ड एक्शन है, हर महीने आप क्या करते हैं? मीटिंग लेते हैं ऑफिसर्स की, तो फिर से ये बन गया। साइंटिफिक फैक्ट, फिर से आपका यही डायग्राम बन गया। प्रोवर्ब परमानेंट ही होती हैं, ये कभी बदलेंगी थोड़े ना। तो अब एक चीज समझना, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि डायग्राम हमें क्या क्या एक्सप्रेस करता है, तो आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे, ठीक है। हमें सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है टेंस के अंदर। वो क्या? जो हमारी इनडेफिनिट स्टेट होती है वो चक्कर वाला डायग्राम बनाती है, और उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है? रिपीट करने की और परमानेंट रहने की। दूसरा क्या होता है हमारा? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्सप्रेस करता है आपका कोई काम टेम्पररी है और कुछ समय के बाद रुक जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो जो परफेक्ट टेंस होता है वो हमारा क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्सप्रेस करता है कि आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया है, तो अब वो परफेक्ट स्टेट में चला जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट कौन सी होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट आपकी वो स्टेट होती है जिसमें आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है और आधा बाकी है। अगर आपको, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो बच्चे मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से। अब जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, We did not receive the parcel yet. We did not receive the parcel yet. एक तो हो गया ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, they have seldom
गॉन देयर ऑन फुट। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, रूल नहीं लगेगा बच्चे, कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो अभी तक उन्हें पार्सल रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे, येट लिखा हुआ है। येट एक कंजंक्शन भी होती है। जब ये कंजंक्शन होती है तो इसका पेयर किसके साथ बनता है, ऑल्दो के साथ बनता है। अब यहाँ पे कंजंक्शन तो है नहीं, दे डिड नॉट रिसीव द पार्सल येट, क्योंकि यहाँ पे किसी क्लोज को नहीं जोड़ रही। और ये कौन सी कंजंक्शन होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण करती है। अब यहाँ पे जो येट है ये एडवर्ब का काम कर रही है। अब अगर यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है तो याद रखना जो येट का मीनिंग होता है, इसको अगर हम ओपन करें तो इसका मीनिंग होता है टिल नाउ। ठीक है, जो येट का क्या मीनिंग होता है, वो होता है टिल नाउ। और जो टिल होता है ये क्या एक्सप्रेस करता है, डेडलाइन। और जो नाउ है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई काम अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में है, तो नाउ तो प्रेजेंट को रिफर करेगा और टिल क्या, डेडलाइन को रेफर करेगा। अब देखो इसका डायग्राम कैसे है। कोई काम मान लो 99% पहुंच चुका है, तो 99% क्या होता है, लगभग 100% ही होता है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो डेडलाइन है, और अगर ये डेडलाइन है तो वो टिल नाउ है। अगर टिल नाउ है तो वो येट है, यानी कि येट इज इक्वल टू व्हाट, टिल नाउ। और अगर येट टिल नाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या हो गई, डेडलाइन हो गई। ठीक है, किसी काम की क्या, डेडलाइन, यानी किसी काम का क्या, रिजल्ट बिल्कुल चंद सेकंडों में आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझना, अगर रिजल्ट आने वाला है तो हमें क्लू मिल गया है कि ये जो येट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट को। और अगर ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा डायग्राम कौन सा बनेगा, परफेक्ट का डायग्राम बनेगा। लेकिन हमें देखो ये तो हो गया क्या, टाइम, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, टेंस। लेकिन क्या टेंस आपका परफेक्ट है, हमने तो क्या लिख दिया, पास्ट लिखा हुआ है। अब यहां से भी हमें क्लू मिल जाना चाहिए कि नाउ तो प्रेजेंट है, तो यहां डिड नहीं आएगा। दूसरी चीज, येट क्या है, डेडलाइन को रेफर कर रहा है। अगर ये डेडलाइन को रेफर कर रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां पे टाइम डिसाइड द टेंस, यहां पे डिड नॉट तो नहीं आएगा। हमें क्या लिखना होगा, परफेक्ट टेंस लिखा होगा, वी हैव नॉट रिसीव द पार्सल येट। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, प्रेपोजिशन में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एक होती है आपकी प्रेपोजिशन टिल, और एक प्रेपोजिशन होती है बच्चे टू। जो टिल प्रेपोजिशन होती है ये रेफर करती है टाइम की डेडलाइन को। अगर आप टाइम की डेडलाइन को रेफर करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करते हो इसको, टिल को। और अगर आप टू का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो टू है ये प्रेपोजिशन होती है आपकी, किसकी डेडलाइन होती है, ये होती है बच्चे प्लेस की डेडलाइन। अगर आप प्लेस की डेडलाइन को रेफर करते हैं, जगह की डेडलाइन को रेफर करते हैं, तो आपके पास प्रेपोजिशन बनती है टू। अगर आप टाइम की डेडलाइन को रेफर करते हैं तो प्रेपोजिशन बनती है क्या, टिल। जैसे मैंने आपको यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, दे वर्क डैश 5 PM। दूसरा, he walked डैश ए शॉप। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने यहां पे लिखा दे वर्क डैश 5 PM, वो 5 बजे तक अपना काम करते हैं, फैक्ट बना दिया, इसको पास में लिख दिया, ही वॉक डैश द शॉप, वो शॉप तक गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, किसमें टू आएगा और किसमें टिल आएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 PM है, ये टाइम की डेडलाइन है। अगर ये टाइम की डेडलाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, टिल। और अगर मैं बात कर रहा हूँ शॉप, तो ये जगह की डेडलाइन है। अगर ये जगह की डेडलाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। अब एक चीज और समझना, इसी वजह से ही हम बचपन में लिखते थे ना, ही goes to school, तो यहां पे जो टू है ये किसको रेफर कर रहा है, ये आपके स्कूल की डेडलाइन को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज समझना बच्चे, डेडलाइन एक्चुअल में क्या होती है, अगर आप टाइम की डेडलाइन रेफर करते हैं तो टिल है, अगर आप स्पेस की डेडलाइन रेफर करते हैं तो टू है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन में। तो होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं, होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दे हैव सेल्डम गॉन देयर ऑन फुट। अब देखो बच्चे यहां से एक चीज,
वो अक्सर क्या करता है, अपना पैदल ही वहां पे निकल लेता है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। हैव कौन सा टेंस है, ये आपका परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है तो परफेक्ट टेंस होता है। एक चीज़ और समझना, जैसे कई बच्चों की डिमांड होती है कि सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया कि टेंस कितने होते हैं, टेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, पढ़ो वो जो एग्जाम में आए, ठीक है। और एग्जाम में ये नहीं आने वाला कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और आपको टीचर पढ़ाएंगे कि टेंस इतने 3 प्रकार के होते हैं और उनके 4 टाइप होते हैं। और ये भी जो टीचर हैं गलत पढ़ाते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं, मात्र 2। एक तो होता है आपका प्रेजेंट और एक होता है पास्ट, ठीक है। फ्यूचर आपका कोई टेंस नहीं होता, वो मोडाल्स होता है, विल और शैल, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो ना, ये आपका फ्यूचर ही रिप्रेजेंट करता है। ये आपको है ना किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो नॉलेज है जो मतलब हीरे की परख जो होते हैं ना, वो जौहरी ही कर सकता है। अगर आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ना, तो आप ही समझ जाओगे कि हीरा कौन है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर देता है। ये कैसे रिप्रेजेंट कर देता है, देखो समझना। इसमें डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मान लो आप घूमने के लिए गए और यहाँ पे मान लो आज मान लो मंडे है और आप घूमने के लिए निकल गए, और एक दोस्त मिला, बोला भाई क्या कर रहा है तू यहाँ पे, तो बोला यार मैं तो घूमने आता हूँ डेली। अब यहाँ पे पता है क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग है ये कल भी आया था, और इसका मीनिंग है ये आने वाले दिन कल भी क्या करेगा, यहाँ पे घूमने आएगा। यानी ये पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आप किताबी ज्ञान को छोड़ करके अच्छे तरीके से समझोगे। तो टेंस एक्चुअल में सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। तो चलो छोड़ो इन बातों को। तो अब हम यहाँ पे क्लू लिखा हुआ है, वो क्या है बच्चे, वो है सेल्डम। अब जो ये सेल्डम है ये क्या क्लू है, इसको हम समझते हैं। एक वर्ड होता है आपका डेली, ये सभी एडवर्ब हैं आपके, और यहीं से एक तो हो गया डेली, दूसरा वर्ड हो गया आपका ऑफन, और एक तीसरा वर्ड हो गया आपका सेल्डम। अब मान लो कोई बच्चा है, वो अपना क्या करता है, डेली अपना क्लास लगाता है, बड़ा ही मेहनती बच्चा है, हफ्ते के 7 दिन आता है। अगर वो 7 दिन अपना क्लास अटेंड करता है और 7 दिन अपना आज आया कल आया हर रोज आया, तो सिंपल सी बात है, डायग्राम बन गया, ये आपका हो गया इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब वो क्या करता है, ऑफन का क्या मीनिंग होता है, इसमें कम फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें डेली की फ्रीक्वेंसी होती है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफन में क्या होता है बच्चे, वो कुछ दिन आता है। मान लो वो 7 दिन में से क्या करता है, 5 दिन आता है, 2 दिन ऑफ कर लेता है, यानी आता तो है लगभग 5 दिन आता है। अब देखो डायग्राम तो इसमें भी वही बन रहा है चक्कर वाला, तो ये भी क्या बनाएगा, इंडेफिनिट टेंस। अब तीसरी चीज सेल्डम। अब सेल्डम जो होता है ये बच्चे नेगेटिव को रेफर करता है। अगर ये नेगेटिव को रेफर करता है तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये 7 दिन है और 7 दिन में वो क्या करता है, मात्र 2 दिन आता है, फिर अपना 4-5 दिन की फिर से छुट्टी, फिर 2 दिन फिर आ गया, फिर छुट्टी, और फिर 2 दिन आ गया। अब समझना इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, यानी बीच में गैप हो गया, फिर 2 दिन आ गया, बीच में गैप हो गया, फिर 2 दिन आ गया। लेकिन अगर इसके डायग्राम को भी देखोगे तो ये वही चक्कर बता रहा है। यानी ये जो तीनों हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन को बता रहा है। अगर ये रिपीटिशन को बता रहा है तो इसके अंदर भी ये क्या बता रहा होगा, रिपीटिशन को बता रहा होगा सेल्डम, कि वो अक्सर मतलब ना के बराबर है, लेकिन आता है 1 या 2 बार, पैदल ही आ जाता है, वहां पे चला जाता है। अब यहाँ पे जो सेल्डम है ये क्या क्लू दे रहा है, ये आपका क्लू दे रहा है इंडेफिनिट का। अब अगर मैंने आपसे पहली बात की टाइम डिसाइड द टेंस, अगर ये आपका परफेक्ट का मतलब उसका क्लू दे रहा है इंडेफिनिट का, तो टाइम हो गया ये। अब टेंस कौन सा होना चाहिए, इंडेफिनिट, लेकिन टेंस कौन सा लिखा हुआ है, टेंस लिखा हुआ परफेक्ट, हैव गॉन। अब यहाँ पे हैव गॉन गलत था, आपको क्या लिखना होगा, दे सेल्डम, इसका आंसर ले देते हैं, दे सेल्डम गो देयर ऑन फुट, ठीक है। तो बच्चे एक्चुअल में है ना आपको इंग्लिश ऐसे सीखनी चाहिए, अगर आप सच में मेहनती बच्चे हैं, आपको इस तरीके से इंग्लिश सीखनी होगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।